हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो एक नई क्लास में आपका स्वागत है और आज हम लोग मैकेनिक्स की शुरुआत कर रहे हैं। बेसिकली आज हम लोग न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन से अपनी शुरुआत करेंगे। ठीक है, तो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में कहाँ से हमें एक एक बेसिक बिल्कुल चीज़ को कवर करेंगे और कंप्लीट मैकेनिक्स को हम लोग एक बहुत बेहतर और बेहतरीन अंदाज से कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना, ताकि किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम आपसे अछूती ना रहे। ठीक, तो शुरुआत हम लोग करते हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन से। क्या चीज? फर्स्ट ऑफ ऑल मैकेनिक्स। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन को समझने से पहले हमें जो कुछ चीजें जाननी जरूरी हैं, दैट इज द आइडिया ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। आइडिया ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। हालांकि आप लोग अब इतने क्या बोल सकते हैं, समझदार हो चुके हैं कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस का थोड़ा थोड़ा आइडिया आपको लगने लगा होगा। फ्रेम ऑफ रेफरेंस है ना, जहाँ तक मुझे अनुमान है आपका कि आपको फ्रेम ऑफ रेफरेंस से कुछ कुछ बातें समझ आती होंगी। लेकिन अगर सिंपल सी भाषा में बात करी जाए तो मैं जनरली जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस को समझाने का पॉइंट ऑफ व्यू रखता हूँ, दैट इज द पॉइंट फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज जस्ट द देखने का नजरिया इन माय लैंग्वेज। जस्ट द देखने का नजरिया। अच्छा भाई, देखने का नजरिया से मतलब आप किस जगह पर खड़े होकर के चीजों को ऑब्जर्व कर रहे हैं, दैट इज आवर फ्रेम ऑफ रेफरेंस। मतलब मान लो मैं यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ, ठीक है, इस जगह पे खड़ा हुआ हूँ, मैं बिल्कुल रेस्ट पर हूँ। मेरे सामने से एक बस एक चलती हुई जा रही है। ठीक है, तो उस बस में एक बंदा बैठा हुआ है जो कि एक पेड़ को देख रहा है। मैं भी उस पेड़ को देख रहा हूँ, तो मेरे रेस्पेक्ट में वो पेड़ जो है दैट इज एट रेस्ट। लेकिन वो जो बंदा मूव कर रहा है उस बस में, मान लो वो बस एक्सेलरेट कर रही है, तो उसकी नजर से तो वो पेड़ चल रहा है। तो ये बातें डिपेंड करती हैं कि आप देख किस नजरिए से रहे हैं। आप जमीन पर खड़े होकर के देख रहे हैं, आप किसी मूविंग ऑब्जेक्ट से देख रहे हैं, आप कहीं से भी देख रहे हैं, आपके लिए वो चीज आपका फ्रेम बन जाती है। बात समझ आ रही है ना? तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है? जहां से आप चीजों को ऑब्जर्व कर रहे हैं, उस फ्रेम को बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जहां से हम इसको हिंदी में बोलते हैं निर्देश तंत्र, जहां से आप सारे निर्देश दे रहे हैं, दैट इज कॉल्ड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अच्छा भाई, इसको हम लोग दो तरह से डिफाइन करते हैं। एक होता है हमारा इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, एक होता है हमारा नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। एक होता है हमारे पास इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और दूसरा होता है हमारे पास, ये फॉर नहीं लिखा है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस लिखा है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और दूसरा होता है आपका नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये क्या चीज है, इनर्शियल और नॉन इनर्शियल? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब होता है आप उस फ्रेम में खड़े होकर के देखें जहां से जो फ्रेम, जहां से नहीं, जो फ्रेम आपका या तो रेस्ट पर हो या कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा हो। दिस इनर्शियल फ्रेम इज एट रेस्ट और मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। बात क्लियर? कोई दिक्कत? नॉन इनर्शियल फ्रेम क्या होता है? नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है जो कि एक्सिलरेटेड फ्रेम होता है, इसमें एक्सिलरेशन होता है, एक्सिलरेटेड फ्रेम होता है। मतलब क्या है? ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव नहीं करता है, ये आपका किसी एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहा है, तो उस फ्रेम को बोलते हैं हम नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अच्छा, लोग जनरली यहाँ पर जो डेफिनेशन शुरुआत में यूज करते हैं वो ये बोलते हैं कि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो फ्रेम होता है जहाँ पे न्यूटन्स लॉज वैलिड होते हैं, यहाँ न्यूटन्स लॉज वैलिड नहीं होते। ये जो है सेकेंडरी डिफिनेशन आप समझ सकते हैं। क्यों? क्योंकि अभी तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें न्यूटन्स लॉज का आइडिया लेना है और न्यूटन्स लॉज को समझने के लिए हमें फ्रेम्स की जरूरत पड़ती है। ठीक है ना? क्यों? क्योंकि न्यूटन्स लॉज में जो टर्म आते हैं वो एक्सेलरेशन से रिलेटेड होते हैं, और एक्सेलरेशन अगर आप फ्रेम बाय फ्रेम देखें तो एक्सेलरेशन के मायने, मोशन के मायने अलग अलग हो जाते हैं। तो इस वजह से न्यूटन्स लॉज को समझने के लिए हमें फ्रेम की जरूरत पड़ती है, और फ्रेम में अगर आप न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन घुसेड़ देंगे तो थोड़ी सी इसके साथ में होती नाइंसाफी होगी। अभी आप सिंपल इस तरह से फ्रेम को समझें, इसके बाद में वो जो है कि न्यूटन्स लॉज वैलिड है नहीं है, वो इसकी एक प्रॉपर्टी बन जाती है। बात क्लियर है ना? मान आप फ्रेम ऑफ रेफरेंस को थोड़ा सा एक एग्जांपल समझने की कोशिश करते हैं। मान लो ये प्लेटफॉर्म था, ठीक है, जहां पे ट्रेन खड़ी हुई थी। ठीक है, ट्रेन है, कुछ बस जैसी लग रही है लेकिन मान लो ट्रेन है, चलो बस मान लो, कहीं भी मान लो। ठीक है, ये प्लेटफॉर्म पे आप खड़े हुए,
ठीक है, आप अपने अंकल को छोड़ने हुए आओ, ठीक है, छोड़ने आए आपने उसको उनको बिठा दिया कि जाओ आप बैठो, ठीक। अच्छा, एक्चुअल में यहां पर एक चाय की टपरी है, या क्या है, चाय, चाय की टपरी, सुना है ना वर्ड, चाय की टपरी, ठीक। आप जाते हो चाय लेने के लिए, ठीक है, मान लो नहीं भी गए, ठीक है, आप यहीं पे खड़े हो, अब आपने देखा कि चाय की टपरी जो है आपसे मान लो 10 कदम दूरी पर है, ठीक है, कुछ दूरी पर है, ठीक। तो आपके लिए अब मान लो यहां से ट्रेन भी चलना शुरू कर दी, यहां से ट्रेन भी चलना शुरू कर दी, तो एक्चुअल में क्या होगा, अब हमने डिसाइड करना है कि क्या कौन से किस तरह के फ्रेम है, ठीक है। तो आपने देखा कि चाय की टपरी जो है वो बिल्कुल अपनी एक जगह पर स्थिर है, लेकिन आपके अंकल ने देखा तो चाय की टपरी जो है धीरे धीरे पीछे की तरफ खिसक रही है, चाय की टपरी पीछे धीरे धीरे खिसक रही है। इसका मतलब ये है, अब यहां पर दो केस बन सकते थे, अगर आपके जो अंकल थे वो जिस ट्रेन में बैठे हुए हैं वो ट्रेन कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही, अरे भाग जाए यहां से, मच्छर है ठीक है, तो या तो वो कांस्टेंट वेलोसिटी से चले या तो वो एक्सीलरेटेड हो, बात क्लियर है ना। यहाँ पे मच्छर इतना कुछ ज्यादा हो गए हैं क्योंकि ऑल आउट लगा हुआ है और पूरा जो रूम बंद है, तो जहाँ कोने कोने से निकल निकल करके आ रहा है, कहाँ भाई साहब क्या हो गया यहाँ पर, ठीक है। तो अगर ये जो आपकी जो ट्रेन थी, अगर ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है, v इज इक्वल टू सी, मतलब सी का मतलब यहाँ लाइट की स्पीड नहीं है, v इज इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है ना, नहीं आया पकड़ में, v इज इक्वल टू सी से यानी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तब ये जो फ्रेम है उसके रेस्पेक्ट में जो चाय वाला है भाई, उसके भाई अंकल के लिए क्या हुआ, ट्रेन तो फिक्स हो गई लेकिन चाय वाला जो है पीछे धीरे 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 भाग रहा है, तो एक्चुअल में क्या हुआ कि इनके लिए तब चाय वाला जो है कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, अगर ये कांस्टेंट वेलोसिटी से, तो इसके लिए ये हमारा कैसा हो गया, इनर्शियल फ्रेम। लेकिन अगर यहाँ पे v इज नॉट इक्वल टू कांस्टेंट है, v आपका जो है वो चेंज हो रहा है, v वेरिएबल है, तब आपका ये जो फ्रेम होगा दैट विल बी अ नॉन इनर्शियल फ्रेम। सिमिलरली आप तो रेस्ट पर ही हो, आपके लिए तो कोई वही बनता है, आप अगर रेस्ट पे खड़े हुए हो तो आपके लिए फ्रेम किस तरह का हो गया, सॉरी चाय वाले के लिए आपका फ्रेम किस तरह का होगा, देखने में मच्छर है, ठीक है, चाय वाले के लिए आपका जो फ्रेम है दैट इज अ इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, देखो मच्छर ठीक है, बातें क्लियर है। तो मैं काम करता हूँ, थोड़ा सा रूम को खोल देता हूँ जिससे कि मच्छर भाग जाए। आई होप फ्रेम का थोड़ा थोड़ा आइडिया आपको लग गया होगा कि फ्रेम किस तरह से हम समझते हैं, इनर्शियल फ्रेम, नॉन इनर्शियल फ्रेम क्या मतलब, अगर सिंपल सी बात है कि अगर रुके हुए हो या कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहे हो तो आपका फ्रेम कैसा है, इनर्शियल फ्रेम, लेकिन अगर एक्सिलरेटेड हो तो आपका फ्रेम किस तरह का है, नॉन इनर्शियल फ्रेम, ठीक है। हिचकियारी को याद कर रहा, पक्की बात, यहां तक बात क्लियर है, पक्का, कोई दिक्कत। जैसे जैसे आपने सुना होगा कि आप ट्रेन में बैठे हो तो आप क्या कहते हैं कि मान लो आपको जाना है बनारस, ठीक है, तो आप यहाँ से ट्रेन में बैठते हो, मान लो मैं कानपुर में हूँ, कानपुर से आप ट्रेन में बैठे, तो क्या आप क्या बोलोगे कि अब बनारस आने वाला है, बनारस का ही नहीं आता, बनारस तो अपनी जगह है, लेकिन आप किस तरह से सोच रहे होते हो कि बनारस आपके फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आने वाला है। आपका जो बोलने का मतलब होता है, आपको आइडियली ये बोलना चाहिए कि बनारस अब अपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आने वाला है, ना कि बनारस आने वाला है, बनारस तो अपनी जगह है, ठीक है। तो आपका फ्रेम चूंकि मूव कर रहा होता है, तो आप इस तरह से बोलते हो कि बनारस मेरे फ्रेम में आने वाला है, लेकिन आप बोल के देते हो बनारस आने वाला है, बनारस आता ही नहीं, बनारस तो वही है अभी भी, हमेशा सदियों से वही है, ठीक है। तो क्या यहाँ तक बातें क्लियर है। अब हम समझते हैं कि न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन क्या होते हैं, क्यों कि अब हमने फ्रेम को थोड़ा सा आइडिया लगा लिया, अब हम न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन को देखते हैं, फिर आपस में दोनों को कोरिलेट करने की कोशिश करेंगे धीरे धीरे समय के साथ। तो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन को समझने के लिए हमें बस कुछ बहुत ज्यादा औजारों की जरूरत नहीं, सिंपल सिंपल बहुत आसानी से न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन को समझ सकते हैं। क्या चीज, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। फर्स्ट ये तो आप अपनी क्लास 9th से पढ़ते हुए चले, आप तो और भी जल्दी पढ़ाया जाता है, मतलब न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन सिंपल क्या होता है इसको समझते हैं। तो इसमें 3 नियम है, इसमें हमारे 3 नियम। पहला लॉ क्या बोलता है, थोड़ा सा यहाँ पे रफ्तार पकड़ते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा थोड़ा आइडिया होगा आपको। न्यूटन का पहला नियम क्या बोलता है, न्यूटन का पहला नियम बोलता है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट पर है, कोई बॉडी चल रही है, वो अपने आप रुक चलेगी नहीं, या ये चलती हुई बॉडी रुकेगी नहीं जब तक कि उस पर कोई फोर्स ना लगाया जाए। सिंपल सी बात, क्या कि अगर कोई बॉडी चल रही है तो वो अपने आप नहीं रुक सकती है, कोई बॉडी रुकी हुई है तो अपने आप नहीं चल सकती। जाहिर सी बात है, ये कॉमन सेंस है, न्यूटन ने वही चीज ऑब्जर्व करी तो महान बन गया। देखो ध्यान से, फर्स्ट लॉ दे दिया उन्होंने कि इसको बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया, जड़त्व का नियम, भाग जाए यहां से, जड़त्व का नियम, लॉ ऑफ इनर्शिया। क्या बोला गया कि अगर कोई बॉडी चल रही है तो वो रुक नहीं सकती, अगर कोई बॉडी रुकी हुई है तो वो चल नहीं सकती अनटिल उस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स न लगाया जाए। सेकंड लॉ क्या बोलता है, अच्छा भाई यहां तक तो बात समझ चुके हैं हम। सेकंड लॉ,
सेकेंड लॉ क्या बोलता है कि जो फोर्स होता है दैट इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है इसको हम आसानी से समझेंगे भी आगे। अब ऐसे समझो कि मोमेंटम जो है सिंपल एक मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट है। मोमेंटम क्या है? मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट है। तो हम किस तरह से लिखते हैं? डी बाई डी टी इंटू एम इंटू वी। ठीक है क्या आ गया यहाँ से? एम बाहर आ गया, डीवी बाई dt। और dv बाई dt क्या होता है हमारे पास? एक्सेलरेशन। ये बेसिक चीजें मैंने आपको बहुत ज्यादा वहां पे नहीं गया हूं मैं काइनेमेटिक्स में कि वेलोसिटी क्या होती है, एक्सेलरेशन क्या होता है। मैंने डायरेक्ट न्यूटन्स लॉ से शुरू किया है। क्यों? क्योंकि अब हम अच्छे लेवल पे पढ़ रहे हैं, बहुत ज्यादा हम लोग काइनेमेटिक्स की बातें नहीं करेंगे, यहाँ पे हम लोग सीधे न्यूटन्स लॉ से शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो एम डीवी बाई dt हमारे पास क्या आ गया? देखो एम बाहर तभी निकलेगा, एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पर एम को मैंने कांस्टेंट माना हुआ है। एम को मैंने क्या माना हुआ है? कांस्टेंट। एम बाहर तब तक नहीं निकलेगा जब तक कि वो कांस्टेंट नहीं होगा, वरना क्या करेंगे हम? इसमें a इंटू बी लगा के इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। ठीक है, क्या यहाँ तक बात क्लियर है? अच्छा भाई, क्या आ गया यहाँ से? f इज इक्वल टू एम इंटू डी बाई डी टी, क्या आ गया? a। दिस इज द न्यूटन्स सेकेंड लॉ। क्या होता है? न्यूटन का सेकंड नियम। इसमें क्या आता है हमारा? एक्सीलरेशन। यानी अगर फोर्स है, सिंपल सी बात है कि अगर कोई बॉडी पे फोर्स लग रहा है तो बॉडी एक्सीलरेटेड होगी, और अगर कोई बॉडी एक्सीलरेटेड है इसका मतलब उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट कर रहा है। कोई बॉडी तब तक उस मतलब एक एक्सीलरेशन फील नहीं करेगी जब तक कि हम उस पर फोर्स नहीं लगा रहे हैं। ये बात ध्यान रखना। क्या यही पहले नियम का एक रिजल्ट फॉर्म में आ रहा है? ठीक है, कुछ लोग बोलते हैं इसको पहला नियम बनाना चाहिए, नहीं, ये एक पहले नियम का ही सत्यापन है कि कोई भी बॉडी तब तक उस पर आप एक्सीलरेट नहीं करेगी जब तक कि उस पर कोई फोर्स लगा नहीं रहे। पहले नियम का ही एक विस्तृत रूप है। ठीक है, थर्ड लॉ क्या होता है? थर्ड लॉ क्या होता है? थर्ड लॉ बहुत अच्छा सा नियम है। आप किसी के कंटाप मारे, आप वो आपको कंटाप मार देगा। ठीक है, कंटाप मारा कानपुर में बोलते हैं थप्पड़ को कंटाप। ठीक है, थर्ड लॉ क्या होता है? थर्ड लॉ होता है हमारा एक्शन रिएक्शन। क्या चीज? एक्शन रिएक्शन। एक्शन रिएक्शन का मतलब अगर आप इस पे घूसा मार रहे हैं तो उतनी ही चोट आपके घूसे को भी लगने वाली है। इसी वजह से बोलते हैं दीवार पे सर मत दे मारो वरना दीवार आपको दे मारेगी। ऐसा बोला जाता है ना कि आपने दीवार पे सर दे मारा तो आपकी भी चोट उतनी ही लगेगी। मतलब क्या है? आप जितना फोर्स किसी एक बॉडी पे लगा रहे हो, पलट के वो बॉडी आप पे उतना ही फोर्स लगाने वाली है। ये होता है हमारा थर्ड लॉ, यानी एक्शन रिएक्शन पेयर ये बनाते हैं। ठीक है, मैंने इधर से मारा, आप दोनों हाथों से ताली बजाते हो तो चोट दोनों हाथों में लगती है। आप किसी के कस से कंटाप मार दो तो उसे गाल पे लगेगा, आपके हाथ पे लग जाएगा। हालांकि जो गाल की स्किन है वो थोड़ी सी नरम होती है, इस तरह से गाल पे ज्यादा तेल लग जाता है, आपके हाथ पे इतना आसानी से नहीं लगता है। ठीक है, लेकिन फोर्स सेम लगता है। क्या यहाँ तक बातें क्लियर है? अब हम देखते हैं अगर फोर्स पे बातें आई तो किस किस तरह के फोर्स हमें भी डील करने हैं, उन पे थोड़ी सी बात करते हैं। ठीक है, स्ट्रिंग फोर्स, नॉर्मल फोर्स, ठीक है ना, आगे चल के हमें फ्रिक्शन फोर्स देखने को मिलेगा, फिर अलग अलग तरह के रिएक्शन फोर्स। ठीक है, इन सारी फोर्सेस पर थोड़ी सी बात करना शुरू करते हैं। अभी धीरे धीरे हम लोग सवालों की तरफ भी बढ़ेंगे। अभी हम फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ी सी एक बेस बना लेते हैं कि हमें पढ़ना कहाँ से, तो थोड़ा थोड़ा आइडिया हमें लगने लगेगा तो हम सवालों करने में थोड़ी सी मजा आएगी। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ फोर्सेस। टाइप्स ऑफ फोर्सेस। ठीक है, अब अलग अलग तरह के फोर्सेस होते हैं। स्ट्रॉन्ग, हम लोग बहुत ज्यादा इसका बड़ा बाइफर्केशन नहीं करेंगे कि स्ट्रॉन्ग फोर्स, वीक फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और जन क्या 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 क्या। हम लोग सिंपल यहां पर जो पढ़ने वाले हैं दैट इज वो कुछ जो फोर्सेस हैं वो हम पढ़ लेंगे। कौन कौन से? फर्स्ट पढ़ेंगे हम नॉर्मल फोर्स। ठीक है, फिर पढ़ेंगे हम स्ट्रिंग फोर्स या सॉरी टेंशन फोर्स, इसको हम सिंपल टेंशन ही बोल देते हैं। ठीक है, टेंशन फोर्स। ठीक है, उसके बाद हम फिर पहुंचेंगे अपने क्या बोलते हैं कि कांटेक्ट फोर्स। कांटेक्ट फोर्स हालांकि नॉर्मल फोर्स का ही एक विस्तृत रूप है। ठीक है, इसमें फिर आता है आपका फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, कुछ और भी इस तरह के फोर्सेस धीरे धीरे हम लोग समय के साथ सीखते रहेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल नॉर्मल फोर्स पे हम लोग थोड़ा सा फोकस करने की कोशिश करते हैं। नॉर्मल फोर्स क्या है हमारे पास? अगर सिंपल आप ध्यान से सोचो तो ये क्या होता है, ये कब काम करता है? जब दो बॉडी आपस में कांटेक्ट में आती है। इस वजह से इसको हम कांटेक्ट फोर्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? और फ्रिक्शन को, ये भी हम लोग आगे बात करेंगे। अभी सिर्फ इसकी बात कर रहे हैं, ये आपका कांटेक्ट फोर्स भी होता है। कांटेक्ट फोर्स। ठीक है, अच्छा भाई, मान लो आपकी कोई एक सरफेस है, मैंने इस पे एक ब्लॉक रख दिया। ठीक है भाई, बिल्कुल आइडियल सा हम लोग एक रिप्रेजेंटेशन लेते हैं जहां से हम लोग शुरुआतें करते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या किया, इसको रख दिया। मान लो ये आपका मास m था। तो एक्चुअल में क्या होता है कि जब धरती माता जो है वो धरती माता हर एक ऑब्जेक्ट पे नीचे की तरफ फोर्स लगाती है, और जब नीचे की तरफ फोर्स लगाती है तो नीचे की तरफ भागना चाहता है, यानी इस पे नीचे की तरफ एक फोर्स लग रहा है mg। mg, बात क्लियर है? अच्छा,
अब हम लोग एक बात जानते हैं कि एक्शन रिएक्शन पेयर तो होता है, एक्शन रिएक्शन पेयर तो होता है। यानी मान लो अगर हम इसको थोड़ा सा अच्छे से दिखाएं, जूम करके दिखाएं, तो ये धरती माता है और इस पे ये ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक है। ये हमारी क्या है, धरती माता है, और ये हमारा ब्लॉक रखा हुआ है। इस ब्लॉक का मास हमारा m, ये धरती माता है, ठीक है। तो एक्चुअल में क्या हो रहा है कि धरती माता ब्लॉक पे अगर mg लगा रही है तो धरती माता पे भी mg ऊपर की तरफ लग रहा होगा। ये एक्शन रिएक्शन पेयर होते हैं। अब हालांकि धरती माता तो नहीं ऊपर खिसक के आ जाएंगे, क्यों? क्योंकि उनका मोमेंटम ही बहुत कम होगा, है ना, मोमेंटम ना के बराबर होगा फोर्स के कंपैरिजन में देखें, ठीक है। लेकिन इसके लिए तो ये mg फोर्स अच्छा खासा होता है, यदि भड़ाक से नीचे की तरफ भागता है, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, ये इस तरह से कर रहा होता है। दूसरी बात, इसको रोक कौन रहा है? यहाँ पर इसको रोक कौन रहा है? नॉर्मल फोर्स। कहां पर लगता है? ऊपर की तरफ। भाई अगर कोई ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ जाना चाह रहा है और अगर रुका हुआ है तो फोर्स किधर की तरफ लग रहा होगा? ऊपर की तरफ। यही होता है आपका नॉर्मल फोर्स, नॉर्मल फोर्स, ठीक है। अब सोच रहे होगे इसका कहां से रिएक्शन? इसका भी रिएक्शन होता है, इसका भी रिएक्शन कहां लग रहा होता है? नीचे की तरफ, ठीक है। तो एक्चुअल में क्या हो रहा होता है, हम यहाँ पे जो फोर्सेस दिखाते हैं जनरली वो इस mg को नहीं दिखाते हैं, धरती माता वाला, और धरती पे लग रहा है नॉर्मल को नहीं दिखाते। क्यों? क्योंकि धरती माता पे कोई भी इफेक्ट नहीं होता है, वो जो फोर्स लग रहा होता है वो इसके कंपैरिजन में बहुत नेग्लिजिबल होता है। यानी इस नॉर्मल को और इस mg को हम नहीं दिखाते हैं, जनरली हम दिखाते क्या है? इस ब्लॉक पे लगने वाले सारे फोर्सेस। तो इस ब्लॉक पे कौन कौन सा फोर्स लग रहा है? नीचे की तरफ लग रहा है mg और ऊपर की तरफ लग रहा है नॉर्मल। यही है वो नॉर्मल जो कि इसको बैलेंस करता है। नॉर्मल क्या होता है? कांटेक्ट में आने पर लगता है, और नॉर्मल फोर्स का काम क्या होता है? हमेशा परपेंडिकुलर लगता है, हमेशा। इसी वजह से इसको बोलते हैं नॉर्मल फोर्स, है ना। या इसका दूसरा नाम भी होता है रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन। कुछ जगह पे इसको आर से भी दिखाते हैं, कुछ जगह पे इसको आर से भी दिखाते हैं। क्या बात क्लियर है? क्या बात क्लियर है? अच्छा, अगर बात क्लियर है तो देखो ध्यान से। मान लो ये एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये एक दूसरा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये 2 किलो का है, ये 4 किलो का है, ठीक है। सरफेस पूरी स्मूथ है, ठीक है, स्मूथ सरफेस, ठीक है, स्मूथ सरफेस है। मान लो मैंने क्या किया, इसको इधर की तरफ से धक्का दिया। अच्छा, हम लोग थोड़ा सा प्रैक्टिकल करके देखते हैं। देखो ध्यान से, देखो ध्यान से, मेरे पास तो एक खुराफात का खजाना है, ठीक है। देखो, ये मेरे पास एक छोटा सा ब्लॉक, एक मेरे पास ये बड़ा सा ब्लॉक, ठीक है। अब एक्चुअल में क्या हो रहा है, ये आपका हैवी बॉक्स है, ये आपका लो बॉक्स, मतलब हल्का बॉक्स है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इस पर इधर की तरफ से फोर्स लगाता हूँ। देखो ध्यान से, इधर की तरफ से फोर्स लगाता हूँ, क्या चला? क्या चला? बिल्कुल चला। अगर ये, अब देखो, बातें बहुत छोटी छोटी सी, लेकिन ऑब्जर्वेबल बातें हैं। क्या ऑब्जर्वेबल बातें हैं कि मैंने फोर्स इस पे लगाया इधर की तरफ से, लेकिन ये ब्लॉक भी मूव किया। क्यों मूव किया? रीजन क्या है इसके मूव करने का? अगर मैं इस पे फोर्स लगाता हूं तो ये ब्लॉक क्यों मूव करता है? कौन सा भाई, एक आपने न्यूटन का पहला नियम देखा। न्यूटन के पहले नियम में क्या बोला जाता है कि कोई भी ब्लॉक या कोई भी बॉडी तब तक मूव नहीं होगी जब तक कि उस पर कोई बाहरी फोर्स नहीं लगाते हैं, है ना। कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे तब तक वो बॉडी मूव नहीं करेगी। लेकिन एक्चुअल में क्या हो रहा है, यहाँ पे हम ये बॉडी मूव कर रही है, लेकिन हमने तो इसको कोई भी कॉन्टैक्ट नहीं किया, हमने तो इसको हाथ तक नहीं लगाया, लेकिन फिर भी ये बॉडी मूव कर रही है। इसका मतलब क्या है, इस पर कोई तो फोर्स एक्ट कर रहा है। अब हमें ये देखना है कौन सा फोर्स एक्ट कर रहा है। उसको देखने के लिए हम लोग इधर की तरफ देखते हैं। देखो ध्यान से, देखो ध्यान से, कि मैंने इस पे मान लो लगाया 10 न्यूटन, मान लो 12 न्यूटन, ठीक है, 12 न्यूटन लगाया। इसका मतलब ये ब्लॉक भी इस 12 न्यूटन का कुछ तो इंपैक्ट पड़ा होगा इस पर। ये ब्लॉक चल क्यों रहा है, जरा ध्यान से देखते हैं। इसका आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है? एक बॉडी पे लगने वाले सारे फोर्सेस को आप दिखाओ इस पे, ठीक है। तो पहले 2 kg का बनाते हैं, पहले 2 kg का इधर बनाते हैं। ये 2 kg, ठीक है। 2 kg पे इधर क्या लग रहा है? 12 न्यूटन, ठीक है। नीचे क्या लग रहा है? mg, यानी m इंटू जी, यानी 2 × 10 यानी 20 न्यूटन। ऊपर की तरफ क्या लग रहा है? नॉर्मल, ठीक है। इधर की तरफ क्या लग रहा है आपका? इधर की तरफ, सॉरी इधर की तरफ नहीं, इधर की तरफ तो 12 न्यूटन लग रहा है। इधर की तरफ क्या लग रहा है? इसकी वजह से नॉर्मल रिएक्शन, इसकी वजह से नॉर्मल रिएक्शन। अब 4 kg पे आ जाओ। 4 kg पे क्या हो रहा है? 4 kg पे क्या हो रहा है? नीचे की तरफ लग रहा है 40 mg जो होता है 40 न्यूटन का, ऊपर लग रहा है नॉर्मल, ठीक है। इधर की तरफ कोई फोर्स नहीं, इधर की तरफ नॉर्मल लग रहा है, इसकी वजह से इधर की तरफ क्या लग रहा है? नॉर्मल लग रहा है। इसको आप नॉर्मल, इसको दे दो n डैश, ठीक है,
अब ये नॉर्मल इस नॉर्मल के तो बराबर होगा, क्यों? क्योंकि एक्शन रिएक्शन पेयर है भाई, जितना ये उस पे नॉर्मल लगाएगा उतना ये उस पे नॉर्मल लगाएगा। ठीक है, तो एक्चुअल में आप ध्यान से देखो, नॉर्मल ऊपर वाला और ये 20 न्यूटन, ये तो आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, ऊपर नीचे मूव नहीं कर रहा है। ये वाला ब्लॉक अगर मूव कर रहा है तो ये नॉर्मल इसको अपोनेंट कर रहा है, लेकिन इसकी वजह से भी तो नॉर्मल लग रहा है इस पे जो इसको चला रहा है, यानी इसको चलाने का रीजन क्या है? दैट इज नॉर्मल फोर्स, दैट इज नॉर्मल फोर्स। ये क्यों चल रहा है? क्योंकि इस पे इसकी वजह से नॉर्मल लग रहा है। नॉर्मल आपका बहुत अच्छा फोर्स है, ठीक है, वो सब कुछ जानता है हमें किस तरह से क्या काम करना है। तो नॉर्मल क्या कर रहा है, यहाँ पे इस ब्लॉक को सीधी डायरेक्शन में चला रहा है। अच्छा भाई, हमसे बोल दिया जाए कि बताओ अलग अलग दोनों के एक्सेलरेशन क्या होंगे? दोनों के एक्सेलरेशन दोनों साथ में चल रहे हैं, मान लो दोनों का एक्सेलरेशन क्या है? कॉमन एक्सेलरेशन ए। अच्छा, दोनों का कॉमन एक्सेलरेशन ए है। टोटल मास कितना हमारे पास? 4 2 6। तो हम जानते हैं F इज इक्वल टू एम ए, सॉरी F इज इक्वल टू एम ए। एफ टोटल कितना लग रहा है? 12 न्यूटन इज इक्वल टू टोटल एम कितना है? 6 इंटू एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा? ए क्या आ गया? 6 दूनी 12, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी दोनों कितने से चल रहे हैं? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की आपके एक्सेलरेशन से। अब देखो ध्यान से, इसका मतलब क्या है? इसका सिंगल भी एक्सेलरेशन उधर कितना है? इधर इसका सिंगल इधर एक्सेलरेशन कितना? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हम जानते हैं कि अगर इसका एक्सेलरेशन पता है, इसका मास पता है, तो हम इस पे लगने वाला फोर्स निकाल सकते हैं। तो एन डैश कितना आ जाएगा? एन डैश आ जाएगा मास 4 kg इंटू एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो कितना आ गया? 4 दूनी 8 न्यूटन, 4 दूनी 8 न्यूटन। क्या बातें क्लियर है? अच्छा देखो ध्यान से, थोड़ा सा इसको अगर फील करोगे तो मजा आएगा, देखना अच्छा लगेगा सच में, बिलीव मी। देखना, इसको उठा लेता हूं सिस्टम को मैं। ये आपका 2 किलो, ये आपका 4 किलो। मैंने इधर से लगाया 12 न्यूटन, मैंने इधर से लगाया 12 न्यूटन। देखना, फील करना, मजा आएगा, बिल्कुल अच्छी सी बात है। इधर से मैंने लगाया 12 न्यूटन। अब क्या हुआ? इसने इस पे नॉर्मल लगाया, इसने इस पे नॉर्मल लगाया। एक्चुअल में क्या हो रहा है? मान लो ये 4 किलो की जगह मैं रख देता मान लो दीवार होती है इसकी जगह पर, मान लो इस जगह पर दीवार होती, मान लो मैं इधर से दीवार कर दी, ठीक है, ये दीवार होती तो मैं इधर से कितना भी फोर्स लगाता, कितना भी फोर्स लगाता, ये खिसकता ही नहीं, खिसकता ही नहीं। क्यों? क्योंकि इसका जो नॉर्मल लग रहा था वो उस फोर्स को खत्म कर रहा था, उसको ऑब्जर्व कर ले रहा था, उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। लेकिन यहाँ पे एक्चुअल में क्या हो रहा है? जो 12 न्यूटन है, ये उस 12 न्यूटन को रोक तो रहा है, ये उस 12 न्यूटन को रोक तो रहा है। कितने से? कितने से? नॉर्मल की वैल्यू कितनी है? 8 न्यूटन। नॉर्मल की वैल्यू कितनी आई? 8 न्यूटन। यानी 12 आप इधर से लगा रहे हो, 12 आप इधर से लगा रहे हो, ये 8 इधर से रोक रहा है, ये 8 इधर से रोक रहा है। इसका मतलब क्या है कि यहां से चला था 12, इसने उसको 8 उधर की तरफ धक्का दे दी, यानी यहां पर कितना बचा आपके पास? 4। यहां पे कितना बचा है? अब जो फोर्स बच रहा है केवल वो बच रहा है 4। ध्यान देखो, ध्यान देखो, यहाँ पर फोर्स बच रहा है, वो कितना लग रहा है? बच रहा है 4। यानी इस पे 12 लग रहा था, ठीक है, 8 इधर रोक दिया, तो इसमें बचा कितना? 4। और 4 बचा है अगर, तो 4/2 यानी 2। इसका एक्सप्रेशन कितना आ जाएगा आपका? 2। दोनों का एक्सप्रेशन है कितना? 2। तो यानी इस पे टोटल कितना लग रहा था? 4, और इस पे टोटल कितना लग रहा है? 8। भाई कैसे बटा? क्योंकि 4 इस पे लग गया, 12 सॉरी 8 इस पे लग गया, टोटल कितना लग रहा था? 12। 12 ही तो आ रहा है। अगर फील करोगे तो बड़ी मजेदार बात है भाई। 12 यहां से लगा, फिर से समझो, 12 यहां से लगा, ठीक है, 8 ने रोक दिया, 8 इधर लग रहा था, तो 8 इधर लग रहा था, 8 इधर लग रहा था। इसका मतलब क्या था? 8 ने उस 12 को अपोज किया, तो यहां कितना बचा? इस जगह पे कितना बचा? केवल 4, केवल बचा 4। तो 4/2 यानी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फिर उस 8 की वजह से इधर 8 भी रिएक्शन था, 8 और इसका मास कितना है? 4। तो 8/2 यानी फिर से 2, दोनों का एक्सटेंशन कितना आ गया? 2 2। और इस पे फोर्स टोटल 4, इस पे फोर्स टोटल 8, टोटल फोर्स कितना हो गया? 12। वही तो लगा रहा है। क्या फील आ रही थोड़ी थोड़ी? क्या नॉर्मल रिएक्शन की फील आई थोड़ी थोड़ी? यही नॉर्मल रिएक्शन है, बस इसी में हमें खेलते रहना है। ठीक है, तो आज बिल्कुल बेसिक सी क्लास में रखिए कि कहाँ पर हम लोग किस तरह से चीज़ों को समझते हैं, एक्चुअल में इनके जो हमारे पास टर्मिनोलॉजी यूज होती है उनकी मीनिंग्स क्या होते हैं, किस तरह से हम जो फोर्सेस उनको फील करते हैं। अब हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और अच्छी तरह से हम लोग नॉर्मल फोर्स को कवर करेंगे, फिर टेंशन को कवर करेंगे, अच्छी चीज़ें पुली ब्लॉक क्वेश्चन करेंगे, किस किस तरह से कंस्ट्रेंट मोशन होता है, कहाँ पर वेज कंस्ट्रेंट, कहाँ पर स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट, क्यों मास 0 होता है, कहाँ पर टेंशन बराबर होती है, क्या ये जो स्प्रिंग के क्वेश्चन होते हैं वो किस तरह से टैकल होते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो आई होप आपको मजा आया होगा। अगर मजा आया है तो आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक जरूर कर देना और कमेंट करके जरूर बताना वीडियो आपको कैसी लगी। ठीक है, अच्छा लगा, बुरा लगा, जो भी आपका सजेशन हो, जो भी आपका फीडबैक हो, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। और दूसरी बात, अभी आपने अगर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो आप नीचे के उसका लिंक है डिस्क्रिप्शन में, आप जाके ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, तो वहाँ पे हम लोग थोड़ी बहुत बातें करते हैं आपस में, ठीक है, मिलजुल कर रहते हैं, एक परिवार की तरह, एक टीम की तरह हम लोग जो टीम बना रहे हैं आपस में लगातार मेंबर्स को बढ़ाते रहे। ठीक है, तो चलो मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।